वेलकम टेक बेटा गुरु। मैं आपका विकास आपका मैं चैनल पर करता हूँ। तो स्टूडेंट आपकी क्लास जो कंटिन्यू चल रही है जुलाई एग्जाम के लिए आपकी ओ लेवल की न्यू सिलेबस की। तो आज इसमें हम बात करेंगे आईटी टूल्स का जो आपका चैप्टर है M1R5 जो कि लगभग समाप्ति पे है। तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क बेसिक M1R5 इसके बारे में हम बात करेंगे आज के चैप्टर में, और ये हमारा आखिरी चैप्टर होगा इस आपके पूरे सिलेबस का। हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया आपको बता देते हैं इस वीडियो में, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया है और आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो ये टोटल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 6 चैप्टर दिखाई देंगे, और इसकी डिटेल सिलेबस में जाएंगे तो हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ लिया है, और सारी वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप यहाँ पे जाएंगे और प्लेलिस्ट पे जाएंगे। प्लेलिस्ट के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क टूल्स, इस पे जाएंगे। 13 वीडियो अवेलेबल है इसमें। आपको ये पूरा सिलेबस जो है हर सिलेबस की एक वीडियो कंप्लीट आपको मिल जाएगी। तो इसमें हमने कंप्लीट किया इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग यहाँ पे लिब्रा ऑफिस राइटर की बात हो रही है तो लिब्रा ऑफिस राइटर की वीडियो बन चुकी है आपकी। और लिब्रा ऑफिस स्प्रेडशीट्स है यहाँ पे, तो लिब्रा ऑफिस कैल्क नाम से आपको था, सॉफ्टवेयर कैल्क जिसको बोलते हैं, उसके हम वीडियो बना चुके हैं। प्रेजेंटेशन यानी कि इम्प्रेस करके आपको सॉफ्टवेयर उसमें मिलता है, उसकी बात कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन तो ये आपको दोनों में अवेलेबल है, यानी कि M1 M2 दोनों में आप वीडियो देख सकते हैं, पहले की वीडियो पड़ी हुई है। और ईमेल की आपकी वीडियो बन चुकी है कंप्लीट। उसके बाद डिजिटल फाइनेंस की वीडियो बन चुकी है। और लास्ट चैप्टर जो आज हम बताएंगे 9th नंबर है। इसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा ये सिलेबस। ओवर व्यू ऑफ फ्यूचर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ओवर व्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स जो हैं, जैसे कि इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी आपका इसमें थोड़ा सा दिया गया है, बिग डाटा एनालिटिक क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो इसके बारे में हम देखेंगे डिटेल में। तो ये लास्ट चैप्टर है, और पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, 400 रुपये इसकी कॉस्ट है, और वीडियो क्लास भी आपको इसी में हम दे देंगे। तो जिनको परचेस करना है वो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपका पूरा कोर्स ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके जो है मॉक टेस्ट की क्लासेस चलेंगी कंटिन्यू। बाकी जो सारे नए जो क्लास बची हुई हैं, जैसे कि आपका M3 और IoT, उनकी क्लास आप कंटिन्यू हम चलाएंगे। आपका ये कोर्स खत्म हो गया है, और 2-4 दिन में आपका M2 भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये चैप्टर है। इसकी पीडीएफ अवेलेबल है, मुझसे परचेज कर सकते हैं। और ये वाला चैप्टर पीडीएफ में ऐड कर दिया गया, तो जिन लोगों ने पीडीएफ परचेज की है वो मुझको एक बार मैसेज कर दे, तो उनको ये वाला चैप्टर भी मैं दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं। मेरे पास पूरी जो पीडीएफ मैंने आपके लिए कंप्लीट बना दी है। तो पहला टॉपिक है, टॉपिक वाइज चलेंगे जिससे कि आपको समझना है। तो पहला है इंट्रोडक्शन टू IoT, यहाँ पे क्या है, तो इसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, फिर से आप देख लेते हैं इंटरनेट IoT आपका क्या होता है। तो IoT आपका क्या है, बेसिकली नेटवर्क है जो कि फिजिकल चीज़ों का, यानी कि व्हीकल हो गया, होम एप्लीकेशन हो गया, जिनको कि इलेक्ट्रॉनिक सेंसर सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी से जोड़ा जाता है, और इन सभी का उपयोग हम कलेक्ट और डेटा एक्सचेंज के लिए करते हैं। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मुख्य कनेक्टिविटी किसके माध्यम से होती है, इंटरनेट के माध्यम से। तो ये आपका मान लीजिए इंटरनेट लगा हुआ है, यहाँ पे डेटा कनेक्शन है, और इसके माध्यम से आप देख सकते हैं तमाम तरह की डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से। लेकिन इसमें सिर्फ जो है स्मार्टफोन और कंप्यूटर ही नहीं जुड़े होते हैं। कोई भी भौतिक चीज़ों को इंटरनेट टेक्नोलॉजी में एम्बेडेड किया जाता है, और कोई कोई भी भौतिक चीज़ों को इंटरनेट से आपका जो है कंट्रोल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स में मान लो आपके पास घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो सीसीटीवी कैमरा को आप अपने टीवी पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं, अपने टैबलेट पे भी देख सकते हैं, लैपटॉप पे भी देख सकते हैं। तो कहीं पे भी ABC आप उसको कनेक्टिविटी दे सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे होंगे, IP एड्रेस डाल के अपने सीसीटीवी कैमरा को आप एक्सेस कर पाएंगे कि आपका, वो भी 24 आवर, ऐसा नहीं कि वो कुछ ही देर काम करेगा। तो आप इस तरह के जो काम है वो आपके काम किसके अंतर्गत होते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत। तमाम तरह के सेंसर हो गए आपके जो आप बनाते हैं, जैसे कि LED बल्ब वगैरह हो गई, या आप देखते हैं आविष्कार हमेशा होते रहते हैं। जैसे कि किसी ने बना दिया हेलमेट, अगर आप नहीं पहनेंगे तो आपको सेंसर आवाज़ करेगा। तो इस तरह की, ये आपने दारू वगैरह पी होगी, शराब पी होगी, आप गाड़ी चला रहे होंगे तो आप गाड़ी रुक जाएगी। तो इस तरह के जो सेंसर की एक्टिविटी होती है सारा IoT के अंतर्गत आपका किया जाता है। तो स्मार्टफोन में उपयोगी घर के सारे लाइट फैन जो आपके होते हैं वो भी आप देख सकते हैं कि IoT के एप्लीकेशंस के अनुसार आप अपने मोबाइल से एक्सेस कर लेते हैं। टीवी, अपने मोबाइल को टीवी का रिमोट बना सकते हैं, अपने पंखा बंद कर सकते हैं, अपना AC बंद कर सकते हैं। तो ये सारा काम किसके अंतर्गत होता है, आपका IoT के अंतर्गत होता है। मेडिकल हेल्थ लाइन में बात करें तो आजकल के फिटनेस बैंड जो आपके आ गए, स्मार्ट वॉच आ गई हैं, IoT की डिवाइसेस आ गई हैं, वो सारा आपका क्या है, ये सारा आपका IoT की डिवाइस है जो कि सेंसर के माध्यम से गतिविधि आपकी करता है। उसके बाद ट्रैकिंग एंड
मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ DHL। तो DHL में जो कुरियर के लिए हम लोग स्मार्टफोन डिवाइसेस यूज़ करते हैं, ट्रैक करते हैं, आप देखते हैं आपके घर पे आते हैं, वहाँ डिजिटल सिग्नेचर लेके चले जाते हैं। तो वो सारा काम आपका क्या है, इसी IoT का आविष्कारक है। और हाल ही में अगर आप बात करें तो RGB LED बल्ब के बारे में सुना होगा, पता होगा कि आप अपने स्मार्टफोन में LED को कलर में बदल सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें हैं आपका, जो काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री आपकी हो चुकी है इस समय IoT की, जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं। तो IoT कैसे सीख सकते हैं, उसको सीखना क्यों जरूरी है? तो बेसिकली इसको सीखने के लिए एक डिवाइस होती है आर्डिनो, जिसको कि हम लोग बात करते हैं। तो ये आपके चैप्टर में नहीं है, IoT के बारे में बेसिकली इसने बताया गया है। तो इसको अभी हम कट कर रहे हैं यहाँ से, इसको हम नहीं देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो IoT का इतिहास यहाँ पे दिया गया। 1982 में कैरिज मेलन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने दुनिया का पहला IoT डिवाइस को बनाया था। इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे कि मोबाइल टेक्नोलॉजी में दिन प्रतिदिन चेंजेस होते जा रहे हैं, उसी प्रकार से IoT में भी आपका आविष्कार हो रहा है। IoT में बेसिकली आपके क्या क्या काम करते हैं, सेंसर काम करते हैं। यहाँ कुछ सेंसर जैसे कि प्रेशर सेंसर हो गया, वाटर क्वांटिटी आपको निकालना, टेम्परेचर सेंसर हो गया, IR सेंसर हो गया, प्रॉक्सिमिटी सेंसर या स्मोक सेंसर। तो इस प्रकार के IoT की डिवाइसेस काम करती है। उसके बाद है हमारे पास बिग डेटा एनालिस्टिक। आपका क्या होता है? तो नाम ही से आप देख रहे हैं बिग डेटा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा डेटा आपके पास है और उसको आपको एनालिस्टिक करना है, यानी कि एनालाइज करना है। तो उसको किस प्रकार से आप हैंडल करेंगे, तो उसी के बारे में इसको देखते हैं। अच्छा टॉपिक है। तो कहाँ से टॉपिक है? बिग डेटा आपका क्या है? तो बिग डेटा एक टर्म है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ बिग डेटा एनालिसिस बेसिकली किस प्रकार से काम करता है। मैं यहाँ पे आपको बिग डेटा एनालिसिस का डायग्राम निकालता हूँ, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो मैं डायग्राम आपको दिखाता चलूँगा साथ साथ में, किस प्रकार से ये कनेक्टिविटी इनकी होती है, किस प्रकार से प्रोसेस होते हैं, जिससे कि आपको विजुअली समझ में आए वीडियो सुनने से ज़्यादा। तो बेसिकली कुछ है नहीं। डेटा को प्रोसेस करने का काम है काफ़ी बड़े मात्रा में। तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम आपको ही उठा के। तो इस काफ़ी थोड़ा सा ये आपका फास्टर टेक्निक है और इसमें समय आपका बचेगा। तो चलिए देखते हैं। तो बिग डेटा एक टर्म है जिसका उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। सरल शब्द में कहें तो बिग डेटा का अर्थ क्या है? ह्यूज डेटा, तथा समय के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है आपकी डेटा की प्रोसेसिंग जो है वो लार्ज होती जा रही है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जैसे कि आपका फेसबुक का डेटा है 500 टेराबाइट से ज़्यादा जनरेट होता है। यहाँ तक कि इसमें फोटो वीडियो अपलोड इमेजिंग करते हैं, तो ये डेटा आपका क्या जा रहा है? ये सब बिग डेटा में जा रहा है। यानी कि आप फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और तमाम तरह की सोशल नेटवर्किंग या टिकटॉक वगैरह होगा, इसमें आप वीडियो अपलोड करते हैं, यूट्यूब हो गया, इन सब के पास बिग डेटा होता है। तो इन्हीं का आपका काम है बिग डेटा को किस प्रकार से एनालिसिस करता है। वही है आपका जो यहाँ पे दिया गया आपके सिलेबस में, बिग डेटा एनालिस्टिक। तो इसको किस प्रकार से हम लोग करते हैं तो देखते हैं। तो बिग डेटा एनालिस्टिक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे बड़े समूह को कलेक्ट, ऑर्गेनाइज तथा एनालाइज किया जाता है, जिससे कि हिडन जो पैटर्न्स होते हैं तथा उनका इंफॉर्मेशन को डिस्कवर किया जा सके। दूसरे शब्दों में कहें तो बिग डेटा एनालिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लार्ज डेटा सेट को एग्जामिनाइन किया जाता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को हिडन पैटर्न, मार्क ट्रेंड, कस्टमर परफॉर्मेंस तथा अन्य सूचनाएं जो है वो प्राप्त हो सके। बेनिफिट क्या है इसके बिग डेटा एनालिस्टिक के? तो इसके द्वारा कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो बेहतर ढंग से डिसीजन मेकिंग कर सकती है, अर्थात यह सर्च इंजन तथा सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर आदि में से डेटा को एक्सेस करने के लिए बेहतर निर्णय लेता है। इसके द्वारा कंपनी में एरर का पता बहुत जल्दी आपको पता चल जाता है और इससे कस्टमर सर्विस जो होती है वो बेहतर होती है। जब कोई कंपनी कस्टमर के द्वारा यूज़ किए जाने वाले प्रोडक्ट को मॉनिटर करती है तो वहाँ पर किसी भी तरह का फेलियर आपको नहीं मिलता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कार्स हो गए जिसमें रिटेल सेंसर्स होते हैं, उसमें सेंसर की दुर्घटना से पहले आपको ड्राइवर बता देता है कि कार में कुछ गड़बड़ी है। तो ये सारा चीज़ें इसमें बेनिफिट होती हैं आपकी बिग डेटा एनालिसिस में। उसके बाद कॉस्ट सेविंग है, इसके द्वारा आप समय की बचत कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका डेटा एनालिसिस है। न्यू प्रोडक्टिव डेवलपमेंट है, इसके द्वारा हम मार्केट की कंडीशन को समझ सकते हैं और इसके द्वारा कंपनी की ऑनलाइन रेपुटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें फ्रॉड का पता भी आपको आसानी से चल जाता है। तो टाइप्स ऑफ बिग डेटा एनालिस्टिक कौन कौन से हैं इसमें? तो पहला आपका आता है पर रेस्पेक्टिव और प्रीडिक्टिव और डायग्नोस्टिक और डिस्क्रिप्टिव एनालिस्टिक। तो यहाँ पे 4 प्रकार के यहाँ पे बेसिकली बिग डेटा एनालिस्टिक हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो इनको नोट कर लें, इनके नाम, इनके नाम आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग आपकी क्या होती है। बहुत ही ईजी और सिंपल टॉपिक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे डालते हैं CLOUD, क्लाउड कंप्यूटिंग।
हमने डाला क्लाउड कंप्यूटिंग और मान लीजिए कि इमेज हमने ओपन किया। इस प्रकार से ये आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग की प्रक्रिया है। इसमें आप देख सकते हैं ये आपके सारे प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन में ये मॉनिटरिंग हो रही है, कंटेंट है, कोलैबोरेशन है, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, डेटाबेस है, उसके साथ मोबाइल, लैपटॉप, सर्वर, डेस्कटॉप, टैबलेट, सभी चीज़ें की डेटा आपकी कनेक्टिविटी आपस में है। तो ये आपका बेसिकली क्लाउड है। इसकी तरह से आपके सारे सर्वर कनेक्ट होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है, इसके बारे में भी आपको समझाते हैं। तो आज के समय में कंप्यूटर और मोबाइल उपयोगकर्ता की लगातार संख्या जो है बढ़ती जा रही है, बिल्कुल ठीक है, जिस कारण डेटा स्टोरेज को सभी क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जा रही है। तो बेसिकली हमको सिंपल सा बता दें आपको, ये बेसिकली आपका एक जैसे कि आपका सर्वर्स होते हैं, आपके लोकल सर्वर होते हैं आपके, जिस पे कि आप डेटा स्टोर करते हैं, वेबसाइट पब्लिश करते हैं, उसी प्रकार से एक क्लाउड सर्विसिंग होती है। इसमें आप स्टोरेज को बड़े मात्रा में सुरक्षित रूप से स्टोर कर सकते हैं। उसको जब भी आप एक्सेस करना चाहें अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, सर्वर या टेलीविज़न पे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, जो कि आपका पैसा भी उसमें खर्च नहीं होता, लेकिन अच्छी सुविधा आपको प्रदान करता है। इसके अलावा आईटी सपोर्ट में स्टोरेज हब की ज़रूरत होती है, जिस कारण सभी प्रकार के बिजनेस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट के लिए इनका पैसा खर्च हेतु सक्षम नहीं होते हैं। इसके स्थान पर क्लाउड कंप्यूटिंग एक सस्ता और बहुत ही अच्छा विकल्प हो जाता है। तो आसान गणना में जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, एक अधिक कुशल तरीके से सुरक्षित रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको बताएं, जैसे कई सारी कंपनियां जो होती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसिंग आपको प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजॉन इत्यादि, जो है आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसिंग आपको प्रोवाइड करवाती हैं। तो ईमेल सेवा का उपयोग करते समय हमारा डेटा क्लाउड सर्वर पर स्टोर होता है, ना कि कंप्यूटर पर। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ईमेल में आप जो भी कॉन्टैक्ट वगैरह सेव करते हैं, उसका बैकअप करते हैं, वो डेटा आपका कहाँ रहता है, वो सारा आपका डेटा है वो क्लाउड सर्वर पे कनेक्ट होता है, ना कि आपके कंप्यूटर पे। और क्लाउड सिस्टम में जो टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है, वह हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसे जो है HTML, XML, रूबी और PHP और इसी प्रकार के अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं जो भी आप डेटा स्टोर करते हैं उनको इनके ये जो आपकी कोडिंग के सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिए गए हैं, इनको इसमें कन्वर्ट करके उसमें फीड कर दिया जाता है, जिससे कि ये आपको दिखाई नहीं देते हैं। यूज़र जो है अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल पे क्लाउड सिस्टम को काफ़ी आसानी से कनेक्ट कर सकता है। उसके लिए आपको क्या-क्या करना पड़ेगा? कम लागत में, जैसे कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसके फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट आपको बता देते हैं। जैसे कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की कम लागत और कंप्यूटर आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा, मेंटेनेंस की कम समस्याएं होंगी तथा न्यूनतम मेंटेनेंस लगेगा इसमें, और सॉफ्टवेयर अपडेट में आसानी होगी। क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम और क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच अनुकूलता आपको मिलेगी, बैकअप एंड रिकवरी मिलेगी, डेटा सुरक्षा में आपकी वृद्धि होगी। तो ये सारे बेनिफिट इसमें होते हैं, इसको आप जरूर नोट कर लें। उसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ हैं, जैसे कि पहला आपका प्राइवेट क्लाउड है, कम्युनिटी क्लाउड है, वही जैसे कि सर्वर्स आपको होते हैं, होस्टिंग शेयर्ड होस्टिंग होती है, डेडिकेटेड होती है, VPN होती है, एक्टिव सर्वर होते हैं। तब इसी उसी प्रकार से इसमें भी है, जैसे कि प्राइवेट सर्वर हो गया, कम्युनिटी सर्वर, पब्लिक क्लाउड होगा, यानी कि पब्लिक में सभी लोग ऐड हो जाएंगे, हाइब्रिड होगा इसमें, जैसे कि मिक्स हो गया। तो ये सारे चीज़ इसमें सर्विसेज मिलती हैं। उसी प्रकार से क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज होती हैं, वो आपके 3 प्रकार की होती हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर एज सर्विस, SaaS जिसको बोलते हैं, उसके बाद प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, PaaS, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, यानी कि IaaS। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। 3 प्रकार की सेवाएं ऑफर करती है। तो SaaS क्या है? तो SaaS एक सॉफ्टवेयर सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग या सॉफ्टवेयर सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर या वेंडर द्वारा एप्लीकेशन को होस्ट किया जाता है। तो एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से प्लेटफॉर्म ऑफ सर्विसेज हैं, इसमें हम डेवलपर जो है होस्टिंग के लिए इसका बेसिकली यूज़ करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए किसी बच्चे ने को ड्राइंग, पेंटिंग, कलर करना इत्यादि काम करना, वो सारा काम इसमें किया जाता है। उसके बाद IaaS में आपका क्या है, तो इसमें आपका वर्चुअल सर्वर, स्पेशल नेटवर्क, कम्युनिकेटिव बैंडविड्थ, ये सारा काम इसमें हम करते हैं। तो ये सारा आपका पूरा है क्लाउड कंप्यूटिंग, जो मैंने आपको समझा दिया। बहुत ही इजी है, सिंपल सा है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है वर्चुअल रियलिटी क्या होती है। तो वर्चुअल रियलिटी आप देख सकते हैं, VR आप अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं, इसको हम लोग VR डिवाइस बोलते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। वर्चुअल रियलिटी हम टाइप करते हैं तो आप ये देख सकते हैं, जो कि 3D होती है, जिसके माध्यम से आप गेमिंग वगैरह एकदम लाइव मोशन की तरह उसको देख सकते हैं, और जो बड़ी स्क्रीन पे आपको दिखाई देती है, इसको VR डिवाइस हम बोलते हैं, जो कि आप यूज़ कर चुके होंगे अपने घर पे। मैंने तो अभी यूज़ नहीं की है। तो इसको दिखाते हैं क्या होता है।
तो वर्चुअल रियलिटी आपकी क्या है, तो वर्चुअल रियलिटी एक कंप्यूटर डिवाइस है जिसका प्रयोग हम काल्पनिक दुनिया को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, जिससे यूजर यह होने का भाव करता है कि वह उस दुनिया में है जहां दुनिया में ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करके इसके माध्यम से उन्हें नेविगेट करने की जो योग्यता एहसास करता है। यानी कि वर्चुअल रियलिटी एक आपका 3D उच्चारण, उच्च विजुअल, मल्टीमीडिया इत्यादि एप्लीकेशन होता है जिसके माध्यम से आप गेम खेल सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, कई तरह के काम आप वर्चुअल रूप में कर सकते हैं, जैसे कि आपको लगेगा कि हाँ आप असली में ये काम कर रहे हैं। तो ये आपका बेसिकली काम करता है। तो वर्चुअल रियलिटी शब्द 1987 के जेनर लेने ने बनाया था, जिसकी अनुसंधान इंजीनियरिंग ने नए विकास उद्योग में उत्पादों को योगदान दिया। तो ये है बेसिकली इसकी हिस्ट्री, आप उठाकर देख सकते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ये बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं 3D वगैरह देखने के लिए। बाकी इसके बारे में इसमें जानकारी दी है। और बेसिकली आप इस प्रकार की डिवाइस आपकी होती है जिसको कि आपको आँख में पहनना होता है, और आप देखेंगे जैसे कि आप गेम खेल रहे हैं तो आपको जैसे लगे कि हाँ एकदम आपके पास ही में है, वर्चुअल एकदम आपको दिखाई देगा। तो ये इस प्रकार से आपका काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो इसको कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है, जो एक ऐसी, मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम के माध्यम से भी, जिससे कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने डाला। तो ये बेसिकली इस प्रकार से रोबोटिक आप बेसिकली कह सकते हैं, जो रोबोटिक्स में हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, जो रोबोट का दिमाग होता है वो किस प्रकार से काम करता है उसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हम लोग रोबोट बनाते हैं। जैसे कि ह्यूमन की तरह सोच करने वाला काम जो आप बनाते हैं, जैसे कि मशीन होती है, जैसे कि स्पीच करना, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन करना, आप बोलते हैं वहाँ से आपको आवाज़ रिपीट होके आती है, या ट्रांसलेशन करते हैं उसकी आपको आवाज़ आपको मेल या फीमेल के रूप में आती है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, लर्निंग एंड प्लानिंग करना, या मनुष्य और जानवरों के द्वारा प्रदर्शित नेचुरल इंटेलिजेंस के रूप में मशीन द्वारा जो है वो आपको प्रदर्शित करता है। और इसके द्वारा एक ऐसा कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने की योजना है जो वैसे ही सोच सके, ह्यूमन की तरह वो आपको सोच सके। तो वो आपका बेसिकली है क्या कहलाता है, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको कहलाता है। इसमें जो होते हैं नए इनपुट के साथ तालमेल बनाने और मानव जैसे कार्य करने को इसको तैयार किया जाता है। तो एआई में जो आपके कुछ कंपनीज हैं जो आपकी यूज़ करती हैं, आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती हैं, कौन कौन सी हैं, तो पहली कंपनी इसमें सिरी है। तो सिरी के बारे में शायद आपने ज़रूर सुना होगा, जैसे कि एप्पल की जो कंपनी है वो आपका सिरी आपका काम बनाती है, जैसे कि इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ढूंढ सकता है, वॉइस कॉल कर सकता है, हे सिरी आप बोलेंगे तो आपको मैसेज सेंड कर सकता है, और आपको वॉइस के माध्यम से डेटा आपको देगा। जैसे कि पहले सिरी है, और दूसरा आपके पास टेल्सा है। तो टेल्सा एक आपकी एप्लीकेशन है, उसके बाद गूगल मैप है, इसमें आप बोलेंगे तो उसमें भी आपको ये सारा क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। उसका नेक्स्ट है इको है, इको जो आपका अमेजोन का है। तो एआई का इतिहास क्या है, इसको भी देख लेते हैं। 1950 की वो साल था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च की शुरुआत हुई थी। तो 1950 में इसकी शुरुआत हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और स्टोरेज प्रोग्रामिंग कंप्यूटर के विकास में एआई के क्षेत्र में रिसर्च का काम शुरू हुआ था। किन्होंने किया था, नॉर्बर्ट विनियर के द्वारा ये विकसित किया गया था। तो ये चीज़ें आपको बतानी चाहिए, 1950 और रॉबर्ट विनियर। तो ये है फादर ऑफ इंटेलिजेंट है यहाँ पे जॉन एम सिकारथी, जो कि 1965 में इसके सम्मेलन में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो इसके बारे में पूरी हिस्ट्री इसमें दी गई है, आप देख सकते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा यहाँ पे, मैंने आपको जो शॉर्ट चीज़ें हैं जो होता क्या है वो आपको मैंने बता दिया। तो इसकी जो टेक्निक्स हैं, जैसे कि एआई टेक्निक्स क्या हैं, आर्टिफिशियल नेचर नेटवर्क है, ह्यूरिस्टिक्स है, मार्कोव डिसीजन प्रोसेस है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। तो ये सारा इसमें काम होता है। एआई के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है। तो पहला भाग है वीक ए, स्ट्रॉन्ग ए। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, मैंने काफ़ी अच्छी थ्योरी इसमें डाली है, आप इसको जब परचेज करेंगे तो आपको इसमें मिल जाएगी। आगे चलते हैं, नया टॉपिक है हमारे पास सोशल्स एंड मोबाइल। सोशल्स एंड मोबाइल क्या है, सोशल आपको पता है, सोशल मीडिया जो आप यूज़ करते हैं वही है सोशल हमारा, जो कि दैनिक जीवन में हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद मोबाइल क्या है, तो इसके बारे में आपको पता है कि मोबाइल एक आपका स्मार्टफोन वायरलेस हैंडलेस डिवाइस होती है, जिसके माध्यम से आप कॉलिंग, वीडियो गेम्स खेलना या तमाम तरह के काम उसमें आप कर सकते हैं।
तो वही है बेसिकली, इसमें आपका मोबाइल के बारे में आपको पता ही है, इसमें आपको बताने की होती है। इसमें 10 डिजिट के आपको नंबर मिलते हैं, जिसमें कि आप तमाम तरह के काम आप उसमें कर सकते हैं। तो इसमें कुछ बताने की चीज़ नहीं है मेरे अनुमान से। उसके बाद क्या है, ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में देखते हैं। आगे चलते हैं, ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी क्या होती है उसको बताते हैं। हाँ, तो ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी क्या है? तो ब्लैक चेन को भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिकारी तकनीक माना जा रहा है, क्योंकि इस प्रौद्योगिकी की जो उत्पत्ति से संबंध में अधिक बहुत जानकारी वो सुलभ नहीं है। ऐसा माना जाता है कि 2008 में बिटकॉइन का जो आविष्कार होने के बाद एक क्रिप्टो करेंसी को समर्थन देने के लिए एक ब्लॉकचेन तकनीक की खोज की गई थी, वही आपका ब्लॉकचेन यहाँ पे कहलाता है। तो आज की जो नई विकास वैश्विक वित्तीय कंपनी है, इसके निहितार्थ और अवसरों के मद्देनजर इसे अपने कार्यों में शामिल किया गया। तो बेसिकली कुछ है नहीं, इसमें भी आपका थोड़ी सी आप कह सकते हैं, और एक आपकी प्रौद्योगिकी एक तकनीकी है जिसको कि हम लोग इसमें बेसिकली यूज़ करते हैं। कैसे काम करता है? माना जाता है कि ब्लॉकचेन जो है आपका है, वो तमाम उद्योगों की कार्यप्रणाली के में भारी बदलाव लाने की क्षमता रखता है, और इससे जो है प्रक्रिया को ज़्यादा लोकतांत्रिक, सुरक्षित, पारदर्शी और सक्षम इसमें हम बना सकते हैं। तो इसकी पूरी थ्योरी है, आप इसकी विशेषताएं वगैरह आप देख सकते हैं। लाभ इसमें भी कुछ ज़्यादा खास नहीं। हाँ, इसके ये कुछ देख लें। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी और डेटा प्रबंधन में करते हैं, सरकारी योजनाओं के लेखा जोखा में, सब्सिडी वितरण में, कानूनी कागजात रखने में, बैंकिंग और बीमा में, और भू रिकॉर्ड है, डिजिटल पहचान और प्रमाणीकरण है, स्वास्थ्य आंकड़े हैं, साइबर सुरक्षा है, क्लाउड स्टोरेज, ई गवर्नेंस, स्मार्ट कनेक्ट और शैक्षिक जानकारी, ई वोटिंग में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इसमें 3D प्रिंटिंग एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग आपकी क्या होती है, इसको देखते हैं। तो नाम से पता है आपको, 3D प्रिंटिंग जिसकी तरह से एक हूबहू मॉडल आप प्रिंट कर सकते हैं 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल के रूप में। तो आप सभी को 2D इमेज के बारे में सुना होगा, लेकिन उसका मतलब है कि 2 डायमेंशनल जिसको आप दो तरफ से देख सकते हैं। उसी प्रकार से 3 डायमेंशनल जिसका मतलब है 3 डायमेंशनल उसमें बनेंगे, इसको कि आप 3 तरफ से देख सकते हैं। और समान रूप से हम किसी भी इमेज को केवल लंबाई चौड़ाई ही देख पाते, लेकिन 3D इमेज में आप गहराई भी देख सकते हैं। तो आपको 3 बेनिफिट यहाँ पे मिलते हैं। खास बात यह है कि ऐसी इमेज देखने में बिल्कुल वास्तविक आपको लगती है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक बोतल है या मोबाइल, आप उसको रखेंगे तो उसमें आपको सेम को सेम वैसे ही आपको प्रिंट होगा। तो आप 3D गेम और मूवी भी आने लगी है, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल आपके सामने वास्तव में ही वो 3D है। तो आप देख सकते हैं 3D मूवी वगैरह आप देखते हैं, उसमें भी आपको ये टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। एकदम ऑब्जेक्ट जो आपको सेम वैसे ही दिखाई देता है। तो 3D जो प्रिंटिंग का एक प्रक्रिया होती है, जिसमें एक डिजिटल मॉडल का एक मूर्ति ठोस त्रिआयामी वस्तु में बदल दिया जाता है, जिसको कि 3D प्रिंटिंग बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गई। तो ये काम कैसे करता है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का वर्चुअल डिजाइन बनाया जाता है, जो कि कैड सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाया जाता है। और यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि ड्राइंग इमेज और तकनीकी इमेज को बना सकता है। एक 3D स्कैनर का उपयोग किया जाता है और इस वर्चुअल डिजाइन को भी बनाया जा सकता है, जो मूल रूप से विभिन्न कोणों से इसकी तस्वीर लेकर मौजूद वस्तु को प्रति बनाई जाती है। तो ये इस प्रकार से आपकी काम करती है बेसिकली। तो ये आपका डिजाइन है, डिजाइन को आपने इसमें अपलोड किया, उसमें आपको चूज किया किस प्रकार का चॉकलेट है, ग्लास मेटल क्या है, और ये प्रिंटर उसके हमने प्रिंटर में डाला ये वही डिजाइन, और आपको आउटपुट मिल गया। जैसे कि आपने मान लीजिए उसमें शूज डाला तो आपको जूता मिल गया, टॉय डाला तो आपको टॉय मिल गया, कार पार्ट, हियरिंग एड्स, कुछ भी आपने डाला वो आपको आउटपुट करके दे देगा। तो इस प्रकार से इसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो काम करती है। आगे चलते हैं। तो मॉडल को स्पाइस करने के बाद 3D जो होती है 3D प्रिंटर का अपलोड किया जाता है, और 3D प्रिंटर कंप्यूटर से कटा हुआ मॉडल जो है वो आपको स्थानांतरित करने में USB केबल या वाईफाई के माध्यम से उपयोग करके आपको वो प्रिंटिंग हूबहू प्रिंटिंग आपको प्राप्त करा देता है। तो ये था बेसिकली आपका 3D प्रिंटिंग, सिंपल सा है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। उसके बाद इसमें रोबोटिक प्रोसेस आपका क्या होता है, रोबोटिक प्रोसेस आपको क्या होता है उसके बारे में। तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं RPA। RPA क्या होता है? तो रोबोटिक प्रोसेस एक प्रक्रिया होती है जो आपकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI और मशीन लर्निंग क्षमताओं के सॉफ्टवेयर का उपयोग करके उच्च मात्रा दोहराने जाने वाले कार्यों को संभव
किया जाता है, जैसे कि पहले मानव में प्रदर्शन के लिए आवश्यक होते थे। बेसिकली जो आपके रोबोट होते हैं उनके बारे में है ये। और उसमें आप जो भी डेटा फीड कर देते हैं वो आप देखते हैं एकदम अच्छे से लेन देन जो भी रख रखाव है वो आपका करता है, जैसा आप उसको बोलते हैं। वो अपने मन से कोई भी काम नहीं करता है। आरपी तकनीक के माध्यम से सॉफ्टवेयर रोबोट बॉट होते हैं जो एक मानव कार्यकर्ता की नकल आपको करते हैं वो आपको दिखाएगा। तो वही बेसिकली आपका जो है आरपीए कहलाता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो ये कई तरह से आपका काम करता है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल में यहाँ पर दिए। इसके लाभ क्या होते हैं, तो रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन तकनीक संगठनों में निम्नलिखित, जैसे कि आप मान लीजिए होटल में हैं, वहाँ पे आपके वर्कर नहीं है और आप देख सकते हैं इस समय गाड़ियाँ भी जो आ रही हैं, कार आ रही हैं, उनके अंदर रोबोटिक सिस्टम लगा होता है, ऑटोमेटिक वो चलती है। तो बेहतर ग्राहक सेवा आपको प्रदान करता है, व्यापार संचालन और प्रक्रिया को सुनिश्चित करना और नियमों को पालन करता है आपका, प्रक्रिया को और अधिक तेजी से पूरा करता है आपका, और डेटा को डिजिटल और ऑडिट करके बेहतर क्षमता प्रदान कराता है, मैनुअल और दोहराव कार्यों से बचाता है, यानी कि डुप्लीकेट आपका काम नहीं करता है, कर्मचारियों की अधिक उत्पादन क्षमता को भी आपको वो कम करता है। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है आपके इसके। उसके बाद है इसमें साइबर सिक्योरिटी, नीड्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिंग ऑफ स्मार्टफोन। इसके बारे में देखते हैं, लास्ट टॉपिक है और ये आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं आपकी, वो साइबर सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कराती हैं, जिसके माध्यम से आप अपने कंप्यूटर को, डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि जो घुसपैठ होते हैं, जैसे कि साइबर स्पैम होते हैं, साइबर हैकर्स होते हैं, जैसे कि आपके डेटा को चुरा सकते हैं या आपके बैंक खाते को कुछ भी काम वो आपको कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना होता है वो आपको बेसिकली इसमें करना होता है, जैसे कि मालवेयर हो गया, ईमेल की फिशिंग हो गई आपकी, या साइबर सुरक्षा सेवाएं आपके डेटा की जो सुरक्षा है सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से लागू की गया एक प्रोटोकॉल होता है, जिसको कि दिनचर्या, जो कि दैनिक दिनचर्या में आपको यूज़ करना होता है। तो साइबर सुरक्षा एक ऐसी केस स्टडी आपको बताते हैं, तो किस प्रकार से है, जैसे कि इमेज आईटी। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो मुख्य रूप से डिजिटल समस्याओं को डिजिटल संसाधन पर केंद्रित है और वे नेटवर्क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं और उनकी प्राथमिक सेवाएं जो होती हैं वो साइबर सुरक्षा है। अपनी साइबर सुरक्षा सेवाओं के तहत वे कई क्षेत्रों को कवर करते हैं। सबसे पहले वे संगठन और वास्तविक समय में लगातार अपने सिस्टम की निगरानी करते हैं, और यह इसलिए ताकि वे जल्द से जल्द किसी भी विसंगति को, यानी कि जो भी स्पैम कर रहा होगा या हैकिंग करने की कोशिश कर रहा होगा, उसको वो पकड़ सकें। तो ये सारा काम इसमें बेसिकली किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, जैसे कि साइबर स्पेस, साइबर बैटेक्स में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा को इंटरनेट से जोड़ने के बाद जो सिस्टम की सुरक्षा होती है, जैसे कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सुरक्षा, सारी सुरक्षा, दोनों का उपयोग उद्यमों द्वारा डेटा केंद्र और अन्य कंप्यूटरीकृत प्रणाली के आधुनिकृत पहुंच से बचाने के लिए किया जाता है। यानी कि साइबर सिक्योरिटी से कैफे एक दूसरे दूसरे कैफे डिवाइसेस जो होती हैं वो कनेक्ट होती हैं, तो डेटा उनका जो है वो चोरी ना हो, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के माध्यम से तो उसकी बेसिकली यहाँ पे सुरक्षित उसको करते हैं। तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें भी। उसका लास्ट है एंड्रॉयड स्मार्टफोन को सुरक्षित रखने के 6 तरीके यहाँ पे हमने इसमें डाल दिए हैं, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि सिक्योरिंग ऑफ स्मार्टफोन। तो इसको सिक्योर करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो सिंपल सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मजबूत पासवर्ड रखें, यानी कि मजबूत पासवर्ड रखेंगे तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो आपका सिक्योर रहेगा। यानी कि जन्म तिथि हो गई, कार नंबर हो गया इत्यादि अपने पासवर्ड में ना डालें। इनका उपयोग अनुमान लगा के आसानी से क्रैक किया जा सकता है। ऐप को भी जो है वो कुछ लॉक, अपने जो ऐप पर भी अपने लॉक लगा के रखें। स्मार्टफोन आप दे सकते हैं, कुछ कंपनियां होती हैं आपको ऐप लॉक देती हैं, तो अपना ऐप लॉक लगाएं, जिससे कि आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जो भी लॉगिन करते हैं उनका डेटा जो है फिंगरप्रिंट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको आसानी से वो ट्रैक या क्रैक नहीं कर पाएंगे। दोहरी सत्यापन लगाएं, यानी कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन, यानी कि आपने एक अपने पासवर्ड वगैरह डाला हुआ है, दूसरा आपका हो गया 2 स्टेप वेरिफिकेशन, यानी कि आपके पास ओटीपी आपके फ़ोन पे आएगा, उसके बाद वो ओटीपी डालेंगे जिससे कि आपका अकाउंट है एक्सेस होगा। जैसे कि गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, याहू, लिंक्डइन, स्नैपचैट, जो ज़्यादा कंपनियां हैं वो आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन का काम करती हैं अपने मोबाइल सिक्योरिटी को देने के लिए। सिक्योरिटी ऐप का इंस्टॉल करें, जो मैंने आपको बताया, जैसे कि सिक्योरिटी ऐप होती हैं जिसमें कि अवास्ट है, बिट डिफेंडर है, मैकएफी है, नॉर्थन है, कैस्पर स्काई, ये आपके जो है वो सिक्योरिटी ऐप कहलाती है, यानी कि आपको वायरस से बचाती है। फ़ोन और ऐप को नियमित रूप से अपडेट करते रहें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपका जो है सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट होता रहे, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहे और वो कंपनी से
कनेक्ट होते रहे, आपको सारी लेटेस्ट सुविधाएं प्राप्त होते रहे, क्योंकि लेटेस्ट सर्विस होंगे आपके फ़ोन में, तो उससे क्या बेनिफिट होगा, जो हैकर्स होंगे वो आपके पुरानी तकनीक यूज़ कर रहे होंगे, वो आपका हैक नहीं हो पाएगा, उनको जब तक वहाँ तक बनाने में और समय लगेगा। तो ये था आपका पूरा टॉपिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स का चैप्टर, जो आपका था आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस का। ये आज आपका पूरा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। तो इतने टॉपिक था, बेसिकली पूरा थ्योरी बेस्ड था, इसमें मैंने सिर्फ ज़्यादा ढंग से आपको बताया नहीं है। इसके आप इमेज देखें, इमेज से आपको और अच्छे से तैयार हो जाएगा। और सिंपल सा आपको सिर्फ थ्योरी थ्योरी लिखनी है इसके बारे में, आपको जो भी आपके मन में आए, जो आपको पता है उसके बारे में, 3D प्रिंटिंग के बारे में या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, जो भी आपको पता है आपके माइंड में, आप इसको लिख दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो एक चैप्टर आपका पूरा खत्म हो चुका है, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, इसको परचेज करें और इसको आप तैयार करना शुरू कर दें। तो फटाफट इसी तरह सारे कोर्स को हम खत्म करेंगे।